हेलो दोस्तों, आज हम लोग ध्वनि यानी साउंड से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जो एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है ना। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है ना। आवृत्ति भी यानी फ्रीक्वेंसी भी को कह रहा है, आवर्तकाल टी टाइम को कह रहा है, क्या संबंध होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, है ना, आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल यानी 1/, आवर्तकाल के टी बोलेंगे तो यानी 1/t होना चाहिए। भी बराबर 1/t, भी बराबर 1/t किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। देखिए अरे यहाँ पे बोल रहा है भी की जगह एन बोल दिया, है ना। यहाँ पे एन ही देना चाहिए था, लेकिन भी दिया है ना। भी बराबर देना चाहिए था, यह एन दे रहा है, ठीक है, यही सही है, सी ऑप्शन है आवृत्ति। नेक्स्ट, आवृत्ति बराबर फार्मूला तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है रेलवे में, ठीक है। देखिए आरबीआई एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे यात्रा करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगे किस में होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। कोई ठोस में आप, है ना, पीटेंगे तो आवाज़ ज़्यादा करेगा। गैस में सबसे कम होता है, ध्वनि तरंग गैस में कम होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है सर्वाधिक चाल ठोस में ज़्यादा होता है, सबसे कम गैस में होता है ध्वनि तरंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, निर्वात में नहीं होता है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 995 देखेंगे। देखिए इसमें पहले भी वीडियो बना हुआ है ना, आप नहीं देखें तो भी देख सकते हैं। 905, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे, है ना, खाली स्थान तरंगे हैं, तो देखिए असत्य मतलब इसमें से 4 गो ऑप्शन से कौन असत्य है। तो सबसे पहले ध्वनि तरंगे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, सी ऑप्शन सही है, ये ध्वनि तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग होता है, ठीक है, ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है ना। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैस में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है, जबकि ठोस एवं द्रव में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है, ठीक है। जबकि ठोस और द्रव में क्या होता है, ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि तरंग की विशेषता घनत्व नहीं हो सकता है, ठीक है, घनत्व नहीं हो सकता है, आयाम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं लगा हुआ है, तो आंसर मारना है ना, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये सभी सब विशेषता हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, समय अवधि आवृत्ति हो जाएगा, गति हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 906 के, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है ध्वनि तरंगे खाली स्थान तरंगे होती है, यानी ध्वनि तरंगे कैसा तरंग होता है, तो अभी बताए थे यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे होते हैं ना। ध्वनि तरंग के यात्रा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात माध्यम में नहीं होता है, निर्वात माध्यम मतलब शून्य होता है ना, उसमें नहीं होता है। प्रकाश का चाल अगर निर्वात माध्यम में कहेगा तो कितना बताना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, निर्वात माध्यम प्रकाश का चाल कहेगा तो। नेक्स्ट, यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 907 के हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 908 नंबर, क्वेश्चन का ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। वस्तु का ताप पर करता है, नहीं, वस्तु के ताप पर नहीं करता। वस्तु की सामग्री पर करता है, नहीं, है ना। वस्तु की गुणवत्ता पर करता है, नहीं। वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, हाँ, प्रयुक्त बल की जरूरत है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के SI मात्रक को नाम दिया गया था। मैंने आवृत्ति का SI मात्रक जैसे हटर्ज होता है, इस सबसे नाम किसने नाम दिया था, तो हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने दिया था, हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वो कब दिए थे, थोड़ा देखिए डिटेल से देख लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज 1857 से 94 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। हेनरिक रुडोल्फ जर्मनी के थे। इन्होंने 1886 और 88 के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने किया? रुडोल्फ हटर्ज ने, है ना। रेडियो, टेलीविज़न और रडार के विकास का रास्ता खोला, इन्हीं ने रास्ता खोला, ठीक है। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक हटर्ज नाम दिया, है ना। आवृत्ति का एसआई मात्रक भी इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हटर्ज होता है। नेक्स्ट, है ना, इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 1930 में इसके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक नाम दिया गया था। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है, क्या है? तो आवर्तकाल, है ना। लगने वाला समय क्या होता है? ऐसे भी याद रखेंगे, आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है, यानी v बराबर होता है 1/t, है ना। 1/t होता है ना। t होता है आवर्तकाल बोलते हैं, b को आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, v को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि संचरण कर सकती है। ध्वनि संचरण किस में कर सकती है? तो गैस में कर सकता है, ठोस में भी कर सकता है, द्रव में भी कर सकता है, यानी सभी विकल्प। ए ऑप्शन सही होगा आंसर इसमें, ठीक है। सभी विकल्प सही है, यानी ए ऑप्शन आंसर मारेंगे इसमें। क्या मारेंगे? ए ऑप्शन। क्या ध्वनि किस में संचरण करती है, मैंने गमन करती है? तो ठोस में भी करता है, गैस में भी करता है, द्रव में भी करता है, यानी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सभी विकल्प सही है, ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है, संचरण करती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा। और गैस में सबसे कम, इसमें कम होता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो ठोस में, द्रव मीडियम होता है। नेक्स्ट करा, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए, है ना। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए, तो ठोस भी होना चाहिए, गैस भी, द्रव में भी, सभी में हो सकता है। ये भी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि गमन कर सकती है, मानी ध्वनि किस में गमन कर सकती है? तो द्रव में, अभी तो बताया, द्रव में भी, ठोस में भी कर सकता है, हवा में भी कर सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं कर सकता है, तो निर्वात में नहीं करेगा, है ना। अभी बताया था निर्वात एक शून्य माध्यम होता है, क्योंकि ध्वनि गमन करने के लिए एक यांत्रिक तरंगे हैं, है ना। इसमें यंत्र माध्यम होना चाहिए ध्वनि तरंग करने के लिए, इसमें निर्वात में नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, 913 का हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 914 देखेंगे हम लोग, आंसर डी हो गया। आ जाएंगे 914 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है ना। तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ध्वनिक सुरक्षा, हाँ। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ध्वनिक सुरक्षा। ये सही है, ध्वनिक सुरक्षा, है ना। एक आप छिद्रयुक्त इस प्रकार से नर्म और इस प्रकार कर सकते हैं शोर को अवशोषित करने के लिए, ध्वनिक सुरक्षा उसको बोल सकते हैं, ठीक है। श्रव्य सुरक्षा नहीं हो सकता है, अवशोषण नहीं हो सकता, अपवर्तन नहीं हो सकता। अपवर्तन कहाँ से इसमें आ जाएगी? तो सारा गलत, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, है ना। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सब क्वेश्चन शिफ्ट 3 का है। कह ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन के कारण नहीं। अपवर्तन तो ये तो प्रकाश, अपवर्तन तो दूसरा चैप्टर है। कंपन ध्वनि कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन के कारण ही तो उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। घूर्णन के कारण ध्वनि नहीं, है ना। कंपन जब करता है, जब वाइब्रेट करता है तब होता है, प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कारण निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित की विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, किसके कारण? किरण और अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन के कारण। क्या करा? नहीं। विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण होता है, नहीं। तापमान में अंतर, ये भी नहीं, है ना। हवा का दबाव, संपीड़न, हाँ, संपीड़न और विरलीकरण, ये सब हवा का दबाव के कारण ही होता है। चुंबकीय अंतर, ये सब नहीं होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। करा ध्वनि की
तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसके मापी जाती है? डेसिबल से। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता कब मापी जाती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट कह रहा ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि अभी बताए थे, ध्वनि तरंग आवृत्ति मापने की, आवृत्ति मापने की, आवृत्ति मापा या ऐसा मात्रक बोले तो हर्ट्ज बोलना है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक क्या है? तो हर्ट्ज से ही मापते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन हो जाएगा 918 के। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि निम्न में क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या है? तो ये यांत्रिक तरंग है ना। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, पहले भी क्वेश्चन ऊपर में आया है, ठीक है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, देखिए यहाँ ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है ना, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। चुंबकीय तरंग कभी नहीं मारना, ध्वनि क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। ज्वारीय तरंग नहीं है, सतही तरंग नहीं है, यांत्रिक तरंग है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होता है, ठोस में ज़्यादा ध्वनि चलता है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? ध्वनि, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निर्वात में यात्रा कभी नहीं करेगा ध्वनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको पता ही है। देखिए ये बोला बताए थे ऊपर में भी, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात माध्यम में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 921 में क्या कह रहा है? जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होते हैं? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। हाँ सही है, कंपन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हवा ध्वनि के माध्यम से गमन करती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं ना। तरंग प्रसार मैंने प्रसार मैंने प्रसार जाता है, दिशा में कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, ये सब गलत है। तरंग प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 922 में ध्वनि का एक रूप जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि खाली स्थान, ध्वनि का एक रूप जो सुनने की अनुभूति, यांत्रिक ऊर्जा, यही तो भराएगा। ध्वनि कैसा है? यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, ठीक। नेक्स्ट कहेगा हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसा होती है? अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, हवा में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, हवा में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट 923 के 924 हो जाएगा। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ध्वनि तरंग विभिन्न माध्यम विभिन्न गति, हाँ सही है, विभिन्न माध्यम भिन्न भिन्न गति से भ्रमण करती है ध्वनि, है ना। सब ठोस में सबसे ज़्यादा करता है, द्रव में कम करता है, गैस में सबसे कम करता है ध्वनि तरंग, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर? नहीं, किसी पिंड में दोलन पड़ने पर नहीं। लोगों से बात करने पर ध्वनि? नहीं। किसी वस्तु के गतिशील होने पर? ये भी नहीं। वस्तुओं में कंपन होने पर? हाँ, वस्तुओं के कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है ना। वस्तुओं में कंपन होने पर बस ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट 926 कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो निर्वात माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, निर्वात माध्यम में नहीं जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, सही नहीं है, तो सही है। ये मैकेनिकल तरंगे, यांत्रिक तरंगे, ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है, यही आंसर गलत है, आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यह लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है, यह लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है, कर सकती है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, आवश्यकता होती है, आंसर सी होगा, ये भी गलती है, लेकिन लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है। हाँ, लंबी दूरी तक यात्रा नहीं भी कर सकती है, सही है, लेकिन सी ऑप्शन
है ना, गलत है। कथन सही नहीं है, यही सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कथन सही नहीं है। इसके ध्वनि तरंगों के लिए आवश्यकता होती है, माध्यम आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ कारण नहीं आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, 927 के सी। नेक्स्ट, कह रहा ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है ना, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन नहीं होगा। प्रतिध्वनि भी नहीं, कंपन। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है कंपन, नहीं, संपीड़न कहलाता है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर 928 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग साउंड पढ़ लिए, ध्वनि पूरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, है ना। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है ये वाला, है ना, क्वेश्चन। चलिए थैंक यू शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।